हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन युक्त है ना, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे नाइट्रोजन युक्त। तो नाइट्रोजन का मतलब होता है कि जैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन जुड़ी हुई हो, जैसे मान लो ये कार्बन है, यहाँ पर NH2 जुड़ गया तो ये क्या कहलाता है, एमीन कहलाता है। और यहाँ पर R है, NO2 जुड़ गया, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, तो ये कहलाते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। जैसे एमाइड है, नाइट्रोजन समूह है, एमीन है, एरोमेटिक भी होते हैं और एलोफेटिक भी होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है एमीन। तो एमीन में क्या होता है या एमीन किसे कहते हैं और ये कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, इसका नामकरण क्या होता है। तो एमीन का मतलब होता है, एमीन सामान्य रूप से क्या होते हैं कि ये अमोनिया के व्युत्पन्न बनते हैं, है ना। अमोनिया में क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लो 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, यदि हम अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एल्किल या एरिल समूह से कर दें, एल्किल यानी एलिफेटिक या एरोमेटिक से कर दें, तो वो क्या कहलाता है, एमीन कहलाता है। अब एमीन भी 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। अगर मान लो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है ये R के द्वारा, R यहाँ पर आ गया तो ये क्या बन जाएगा N। अब कितने हाइड्रोजन बचे इसके पास, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या जुड़ गया R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RNH2। तो इसको हम कहते हैं, एक एल्किल समूह जुड़ा है तो इसको कहते हैं प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन है ना, प्राइमरी एमीन कहते हैं इसको। अगर मान लो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन भी R के द्वारा हो गया, एल्किल समूह के द्वारा हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एक R और लगा देंगे, R'(N)R। यहाँ पर क्या है, एक H बचा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, R2NH भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन। इस तरह से सेकेंडरी एमीन हो गया। और यदि इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन भी एल्किल समूह से कर दें, एल्किल यानी R समूह से कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी R जुड़ जाएगा और हम लिखेंगे NR ये डैश। क्लियर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं R3N, इसको बोलते हैं तृतीयक एमीन, है ना। इस तरह से 3 प्रकार के एमीन बनते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, टर्सरी एमीन। ये तो हो गए एलिफेटिक एमीन। यदि यहाँ पर R समूह जुड़ा हुआ है यानी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो इनका क्या कहते हैं, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन। क्लियर है। अगर मान लो R की जगह एरोमेटिक हो यानी बेंजीन वलय हो तो क्या होता है, तो इसकी जगह R लगा दो, जैसे मान लो AR है और NH2 हो गया। ये भी क्या है, प्राथमिक एमीन है, प्राइमरी एमीन है, लेकिन कैसा है ये, एरोमेटिक। हम दूसरा हाइड्रोजन भी हटा दें तो यहाँ पर AR2 हो गया, NH हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसे कहते हैं सेकेंडरी एमीन। S का मतलब सेकेंडरी है, द्वितीयक एमीन है। और यदि AR3 है तो हम लिखते हैं N, इसको कहते हैं टर्सरी एमीन। तो ये एमीन क्या होते हैं, ये होते हैं एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। तो इस तरह से ये एमीनों का वर्गीकरण है कि सामान्यतः एमीन, पहले हम परिभाषा लिखे तो एमीन की परिभाषा क्या होती है कि ये नाइट्रोजन के व्युत्पन्न होते हैं। जब किसी नाइट्रोजन के यानी अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह से हो जाता है तो बने यौगिक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन कहलाते हैं। एमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। ये कैसे बनते हैं, यदि एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो वो क्या कहलाते हैं, एमीन, एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। ठीक है। और यदि बेंजीन वलय द्वारा यानी एरोमेटिक वलय द्वारा यहाँ पर इनका प्रतिस्थापन होता है तो इनको एरोमेटिक एमीन
कहते हैं। तो ये इनका वर्गीकरण हो गया। इस तरह से इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका नामकरण। इनका नामकरण कैसे करते हैं और इसकी संरचना क्या होती है। इसके बाद देखिए एमीन की संरचना। देखो एमीन में जो केंद्रीय परमाणु होता है वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एमीन अमोनिया का व्युत्पन्न है। इसमें 3 यहाँ पर मान लो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये टर्सरी एमीन हो गया। कौन सा हो गया? तृतीयक एमीन हो गया। यहाँ पर इस पर एक लोन पेयर होता है। अब हम इसका संकरण निकालें तो संकरण क्या होगा नाइट्रोजन पर? इसमें 1 2 3 तो सिग्मा बंध है, एक लोन पेयर है तो 4 हो गए। 4 में क्या होता है? sp3 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण पाया जाता है नाइट्रोजन परमाणु पर। लेकिन इसमें sp3 के अनुसार इसकी ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ठीक है। लेकिन इसकी आकार क्या, आकृति क्या होती है? आकृति शेप कैसी होगी? शेप होगी पिरामिडीय, यानी पिरामिड के जैसी होती है। जबकि हम ऐसी बात करें यहाँ पर मैथेन की, मैथेन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं 4, इसमें 4 सिग्मा बंध हैं, तो हम क्या बोलेंगे? sp3 संकरण। ये कार्बन sp3 संकरित कार्बन होता है। अब sp3 में ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। और आकृति क्या होगी? अब यहाँ पर आकृति भी चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। बॉन्ड एंगल जो बंद होता है इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि ज्यामिति तो संकरण के अनुसार होती है, लेकिन आकृति क्या होती है? वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है ना। लोन पेयर की संख्या कितनी है? 0। अगर मान लो लोन पेयर की संख्या 0 है तो जो उसकी ज्यामिति होगी वही उसकी आकृति होगी, है ना, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है, आकृति चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर बात करें संकरण तो वही है sp3, ज्यामिति भी क्या है? चतुष्फलकीय है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आकृति में प्रॉब्लम आ जाती है। कारण क्योंकि इसमें लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर की संख्या 1 होती है, 1 लोन पेयर है। हमने वैसे पर सिद्धांत में पढ़ा था कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसमें कम होता है और बॉन्ड पेयर में इसमें सबसे कम होता है। ये क्रम होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर का। अब यहाँ पर तो सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर हैं, यानी बॉन्ड पेयर हैं। बंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आकृति ज्यामिति होती है वही उसकी आकृति होती है। यहाँ पर लोन पेयर हैं। अब यहाँ ये वाली कंडीशन आती है। अब देखो कैसे आती है, आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय। अब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, पिरामिड की तरह होती है। नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है, ये रहा लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, यानी साझित नहीं हो रहा है किसी से। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही हैं, ठीक है, किसी से साझा नहीं कर रहे हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये हो गए और 3 इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पर ये बंध बना लिए। अब यहाँ पर H भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं R लिख देता हूँ, यहाँ पर एल्किल समूह है। तो अब ये आकृति कैसी हो गई? आकृति में लोन पेयर को शामिल नहीं करते हैं। अब लोन पेयर को ढक लो तो क्या हो गई? पिरामिड के जैसी हो गई, है ना। आकृति कैसी हो गई? पिरामिड के जैसी। और बंध कोण, यानी बंध किसके बीच में? एन आर के बीच में बंध कोण हो जाता है। अब बंध कोण में देखो 109 डिग्री नहीं रहता, 108 डिग्री रह जाता है, घट जाता है। जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी बंध कोण में कमी आ जाती है, कम होने लगता है। कारण क्योंकि अगर मान लो ये थोड़ा और ऊपर होता, आर यहाँ पर होता, तो बंध कोण ज़्यादा होता इस तरह से।
अब ये लोन पेयर क्या करता है, इसको नीचे धकेल देता है इस बॉन्ड पेयर को, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ गया, यहाँ पर आर हो गया, तो बंद कोण में कमी आ गई, तो ये जो बंद है 108 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ये जो ज्यामिति क्या होती है, पिरामिडीय होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन आर आर और आर। ठीक है, ये लोन पेयर ऐसे दिखा दो, तो ये पिरामिड दिख रहा है। ये आकृति कैसी होती है, पिरामिडीय होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। अब यहाँ पर देखो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इस लोन पेयर के कारण अब ये लोन पेयर को त्याग सकता है, जिसको ज़रूरत हो उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये दाता का काम करता है। कौन होता है, दाता, डोनर होता है। अब हमने अम्ल क्षार में पढ़ा था, लुईस अम्ल थ्योरी में पढ़ा था कि जो दाता परमाणु लोन पेयर को दान करता है वो क्षार कहलाता है। यानी लुईस ने बनाया था, इसको बताया था भाई इस तरह की परिभाषा है, यानी लोन पेयर बाहर निकालेंगे तो वो क्षार कहलाएंगे और ग्रहण करेंगे तो अम्ल कहलाएंगे। तो उसी के नाम से इसको लुईस क्षार भी कहा जाता है। यानी इसकी जो प्रकृति होती है वो लुईस क्षार प्रकृति होती है। कैसी होती है प्रकृति, क्षारीय प्रकृति का होता है, कारण इसमें लोन पेयर होते हैं जिनको ये दान कर देता है। तो ये इसकी पिरामिड अमीन की संरचना हो गई, पिरामिडीय हो गई, संकरण हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पर देखो नामकरण पढ़ते हैं, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों का ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एलिफेटिक एमीन में हम पढ़ते हैं कि जैसे हम पहले लेते हैं यहाँ पर सामान्य नाम, सामान्य नाम। ठीक है, सामान्य नाम में हम इसको क्या कहते हैं, एल्केन, एल्किल एमीन। क्या कहेंगे, एल्किल एमीन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी एमीन हो, प्राथमिक एमीन हो, जैसे मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पर लगा दिया हमने CH3। इसका मतलब अमोनिया के 1 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन CH3 से हो गया। इसका नाम ये क्या है, इसको बोलते हैं मैथिल, और एमीन नाम के पीछे लगा देते हैं तो नाम हो जाएगा मैथिल एमीन। ठीक है, और एग्जाम्पल लें, अब जैसे मान लो हमने एक और लिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हमने यहाँ पर 2 CH3 लगा दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक H बचा, यहाँ पर 2 H थे, एक हाइड्रोजन का और प्रतिस्थापन इस समूह से हो गया, इनको क्या कहते हैं, मैथिल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डाई मैथिल, डाई मैथिल एमीन। ठीक है, डाई मैथिल एमीन हो गया ये। अब यहाँ पर ये तो थी 3 एल्किल समूह जुड़ गए, एक और जोड़ दें हम यहाँ पर नाइट्रोजन के, यहाँ भी CH3 लगा दिया और यहाँ भी CH3 लगा दिया और यहाँ भी CH3 लगा दिया, 3 मैथिल समूह हो गए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मैथिल एमीन। क्लियर है। तो अब देखो ये तो एक जैसे समूह थे, 3 मैथिल समूह थे, इसमें एक ही था, है ना, इसमें 2 थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये कौन सा मैथिल एमीन है, ये प्राथमिक प्रकार का है। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रकार का है और ये टर्सरी प्रकार का है। तीनों प्रकार के एमीन हो गए। अगर यदि मैथिल समूह यहाँ तो एक जैसे थे तो हमने डाई लगा दिया, अगर ये अलग अलग होते तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इनका नामकरण करते। जैसे मान लो NH, इससे एक तरफ तो मैथिल जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एथिल जुड़ा हुआ है, C2H5। अब देखो ये एथिल है और ये मैथिल है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। पहले कौन आता है, एथिल आता है, फिर मैथिल एम बाद में आता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसको, एथिल मैथिल एमीन। क्लियर है। अगर मान लो और भी ज़्यादा जुड़े हुए हो, N, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5, 2 एक जैसे हैं, एक अलग है। ये एथिल है, बाकी 2 मैथिल हैं। दोनों मैथिल हैं, दोनों को एक साथ लिखना है और इसको एक साथ लिखना है। तो क्या लिखेंगे, एथिल पहले लिखेंगे, एथिल, फिर लिखेंगे डाई मैथिल एमीन। तो
इस तरह से इनके रूढ़ नाम लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, यदि एल्किल समूह भिन्न है तो यानी अलग अलग हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते क्लियर है। तो ये हो गया सामान्य नाम। अब हम लिखते हैं इनका IUPAC नाम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए IUPAC नामकरण में हम इनका जो नाम लेते हैं वो क्या होता है, एल्केन एमीन होता है, एल्केन एमीन। ठीक है। अगर मान लो इसमें जैसे हम प्राथमिक एमीन की बात करें, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3NH2, तो वैसे तो इसका नाम मेथिल एमीन है, लेकिन यहाँ पर ये IUPAC नाम लिखेंगे तो एल्केन एमीन होगा। तो एल्केन एमीन में प्राथमिक एमीन को तो हम लिख देते हैं, एल्केन एमीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन एमीन। प्राइमरी एमीन था, यानी ये कौन सा है, प्राथमिक एमीन, यानी प्राथमिक एमीन को हम लिखते हैं एल्केन एमीन, प्राथमिक एमीन को। अगर आ जाए द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन की बात, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये है NH CH3 और CH3, तो ऐसी कंडीशन में हम द्वितीयक एमीन के लिए क्या लिखेंगे, जो सामान्य नाम होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तो प्राथमिक एमीन के लिए था, है ना, और द्वितीयक एमीन के लिए हम लिखते हैं। अब ये देखो, इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह अगर 2 होंगे तो हम इसको वहाँ पर क्या बोलते थे, डाई एल्किल एमीन। यहाँ पर लिखेंगे, अब एल्केन है तो एक एल्केन समूह को नाइट्रोजन के साथ मानते हैं, तो हम इसको लिखते हैं सामान्य नाम एल्केन एमीन। ये था सेकेंडरी एमीन के लिए, और तृतीयक एमीन के लिए क्या होगा, ये द्वितीयक एमीन के लिए है भाई, है ना। तो टर्सरी एमीन, यदि तीनों ही हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्किल समूह से हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि 2N लगाएंगे। अभी समझा देंगे क्यों लगाते हैं 2N डैश डाई एल्किल एमीन। तो इनके क्वेश्चन कई बार क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम वहाँ 1-2 लगाने लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये IUPAC नाम, तो काम आएंगे। तो अब जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ ये सेकेंडरी एमीन की, कौन सा है, सेकेंडरी एमीन। तो अब क्या करते हैं कि एक एल्किल समूह को नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं, हमने इसको इसके साथ मान लिया। अब जो बचा हुआ है वो प्रतिस्थापी कहलाएगा, प्रतिस्थापी कहलाता है। प्रतिस्थापी को पहले लिखते हैं। अब वो प्रतिस्थापी कहाँ जुड़ा हुआ है, वो इस नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 1-2 तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को नंबर ही नहीं देते, हम कार्बन को ही नंबरिंग करते हैं। क्लियर है। तो इस नाइट्रोजन से ये नीचे ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये प्रतिस्थापी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, N पर जुड़ा हुआ है, N मैथिल, और इसको इसके साथ ही जुड़ा हुआ मान लो। इसको क्या लिखेंगे, एक कार्बन है तो इसको लिखेंगे एल्केन, एल्केन में क्या आएगा, मेथेन, क्या लिखेंगे, मैथेन एमीन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। अभी 1-2 एग्जाम्पल करेंगे तो इजी हो जाएगा याद करना। तो अब देखो, हम इस CH3 को चुन रहे हैं, इसको चुन रहे हैं, किसको चुने, नाइट्रोजन के साथ किसको माने, दोनों बराबर हैं, किसी को भी मान सकते हैं। अगर मान लो ये वाली कंडीशन हो, NCH3 और यहाँ पर लगा दिया हमने CH3 और CH2,
एक तरफ तो एथिल समूह है, एक तरफ मैथिल समूह है। तो अब किसको तो हम एल्किल माने और किसको एल्केन माने, क्योंकि एक को एल्किन मानना पड़ेगा, या तो इसको मैथिल मानो, ठीक है, इसको मैथिल मानेंगे तो इसको एथेन मानेंगे, एथेन, अगर इसको एथिल मानोगे तो इसको मैथेन मानेंगे। एक एल्किल होगा, दूसरा एल्केन होगा, बाद में एमीन लगा देते हैं। तो अब इसमें से किसका चुनाव करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रोजन परमाणु के साथ जनक श्रृंखला किसको चुने। तो इसमें जनक श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला चुनी जाती है, ये हम पढ़ते आए आईयूपीएससी में, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करो। इस नाइट्रोजन के साथ देखो यहाँ पर इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर 2 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है। तो बड़ी श्रृंखला कहाँ पर है, इधर की साइड में है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, जनक, यानी मुख्य मान लेते हैं। अब ये बच गया अकेला, ये क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी कहाँ पर है, नाइट्रोजन से लटका हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मैथिल। और अब इसका नाम क्या है भाई, 2 कार्बन है तो एथेन, एथ प्लस में एन लगाएंगे। एन क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये एल्केन है, पहले एल्किल तो हो गया हमारा, यहाँ तक का नाम। अब एल्केन इसकी जगह लिखना है तो क्या लिखें, कार्बन की संख्या देखो 2, तो मैं लिखेंगे एथेन, एमीन। क्लियर है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये दोनों ही कैसे हैं, ये सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन। क्लियर। अब आ जाते हैं टर्सरी पर। जैसे मान लो तृतीयक में ये वाला फॉर्मूला काम में करता है, एन 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक एल्किल समूह तो इसका जनक नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये है एन के एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह लगा दिया हमने CH3, और यहाँ भी क्या लगा दिया CH3, और यहाँ भी क्या लगा दिया CH3। तीनों तरफ मैथिल समूह है। अब मैथिल समूह में देखो कि हम एक समूह को तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ मानेंगे, तो वो बड़े से बड़ा श्रृंखला होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक कार्बन की ये है, एक कार्बन की ये है, और एक कार्बन की ये श्रृंखला है, तो हम किसी एक को नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ मान लेते हैं, यानी ये जनक श्रृंखला है जो हम नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई मानते हैं। इसमें जनक एल्केन माना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, या तो जनक एल्केन या जनक श्रृंखला। अब ये जो बाकी 2 बचे हैं, ये आवारा, क्या है, आवारा है। इनका तो पहले लिखना पड़ेगा, क्यों भाई, नाइट्रोजन से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, तो हम नंबरिंग तो दे नहीं सकते, क्यों, नाइट्रोजन को नंबर ही नहीं मिला, 1 नंबर 2 नंबर कुछ नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन ही लिखा जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे N, N-2 बार नाइट्रोजन लिखना है, N इसके लिए, N डैश इसके लिए, किसी एक के लिए, है ना, ये डैश इसके लिए लगा दो, चाहे इसके लिए लगा दो। यहाँ तक क्लियर है। अब 2 हो गए, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डाई। 2 कौन है, मैथिल, 1 मैथिल 2 मैथिल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैथिल, ये मैथिल हो गया। अब मैथिल के बाद क्या लगा देते हैं, एमीन, लास्ट में क्या लिख दें, एमीन। ये हो गया N डाई मैथिल एमीन, यानी सेकेंडरी एमीन। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे मान लो ये हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पर लगा दिया CH, यहाँ पर लगा दिया CH3, इसके आगे भी CH3, और यहाँ पर है CH3, ठीक है। नाइट्रोजन से इसमें एक H और लगा देते हैं। ये कौन सा एमीन है, ये है सेकेंडरी एमीन, यानी द्वितीयक एमीन है। ये थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ इसको। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये CH3 NH CH CH3 और CH3 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो कि ये द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है। ये सेकेंडरी एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। यहाँ तो ये श्रृंखला है 3 कार्बन की। तो अब क्या करते हैं, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं, जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। तो हम इस NH को किसके साथ जुड़ा हुआ मानेंगे, इसके साथ या इसके साथ, हम बड़ी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ मानेंगे।
भाई इसके साथ है। अब ये क्या है, प्रतिस्थापी है। अब देखो ये श्रृंखला बड़ी है, ठीक है। अब बड़ी है तो ये NH2 यहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर डाल दिया हमने, बड़ी श्रृंखला थी तो डाल दिया, है ना। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसका नाम N-मेथिल, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब ये प्रोपेन है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन प्रोपेन का कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरा, किससे, नाइट्रोजन से। तो हम इसको नाम क्या लिखेंगे, हमने एल्किल तो लिख दिया N-मेथिल, अब एमीन लिखना है, एल्केन एमीन। तो कौन सा एमीन है, प्रोपेन, यानी 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन। यहाँ लिखेंगे प्रोपेन 2 एमीन। 2 एमीन क्यों लिखा भाई, 2 एमीन क्यों लिखा, क्योंकि ये जो एमीन समूह है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये 2 नंबर के कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे N-मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी। ये 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों टर्सरी एमीन है, तृतीयक एमीन है। तो यहाँ पर देखो पहले इसको, इस नाइट्रोजन को यहाँ पर 1 कार्बन की श्रृंखला, ये 1 कार्बन के, यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 की श्रृंखला है। तो नाइट्रोजन को किसके साथ जोड़ेंगे हम नाइट्रोजन को बड़ी से बड़ी श्रृंखला के साथ जोड़ेंगे। सर इसके साथ जोड़ दिया हमने ये, बाकी ये 2 बचे हैं, ये क्या है, एक जैसे हैं, प्रतिस्थापी हैं। क्या है ये, प्रतिस्थापी हैं। कहाँ जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, N, N-। 2 जने हैं तो दोनों के लिए लिख दिया, क्या है ये, डाईमेथिल है, क्लियर। अब देखो नाइट्रोजन का ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, 1 2 3, तो नंबरिंग कर दो। तो यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन की जगह क्या लिखेंगे, प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन के कौन से कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे से। अगर मान लो सीधी श्रृंखला होती तो हम लिख देते प्रोपेन। अभी बताएंगे उसका एग्जाम्पल भी। यहाँ क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अगर ये होता CH3 N CH3 CH2 ये, ठीक है। अब देखो बड़ी श्रृंखला ये है, इसके साथ जुड़ा हुआ मानते हैं हम, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला है, प्रोपेन है। अब नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, ये 2 प्रतिस्थापी हैं, N, N- डाईमेथिल, और 3 कार्बन है तो सीधा लिख दो प्रोपेन एमीन। यहाँ पर ये, अब हमने 2 नहीं लगाया, क्यों, 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 नंबर से जुड़ा हुआ था तो हमने 2 लगाया, 1 को हम लिखते नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो इसमें बड़ी श्रृंखला यही है, ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी। अब ये दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग हैं, एक एथिल है, एक मैथिल है। तो यदि अलग अलग प्रतिस्थापी हों तो हम क्या लिखते हैं, इनको अल्फ़ाबेट लिखते हैं। उसमें तो हमने दोनों एक जैसे थे तो 2 N डाई लगा दिया। अब N अलग अलग लिखेंगे हम, एक का लिखो N एथिल, हो गया, ये पहले आता है। अब मैथिल, इसके लिए लिखो N मैथिल, डैश लगा दो जिसको से, दोनों का नाम लिख दिए। अब क्या लिखते हैं, प्रोपेन के 3 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 और 3, 2 से कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, तो लिखेंगे 2 एमीन, ठीक है। अब ये शायद समझ में आ गया होगा। नामकरण एग्जाम में आते हैं अमोनिया, इसके एमीन के नामकरण, इसलिए मैंने करवाए हैं इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद हम एरोमेटिक एमीन कराएंगे। अब देखो एरोमेटिक एमीन होते क्या हैं। एरोमेटिक एमीन होते हैं यदि अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन बेंजीन वलय से कर दें, C6H5 से कर दें, या बेंजीन वलय यहाँ पर लगा दें हम NH2,
तो ये हो गया हमारा प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। ठीक है, ये भी 3 तरह के होते हैं। यदि हम दूसरे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन भी कर दें, यहाँ पर ये बेंजीन वलय, एक NH आ गया, एक वलय और लगा दी हमने, तो ये क्या कहलाएगा, डाइफेनिल एमीन, यानी द्वितीयक एमीन कहलाएगा, द्वितीयक एरोमेटिक एमीन। अब इस H को भी हटा दो तो यहाँ पर N बचा, यहाँ पर बेंजीन वलय लगा दिया हमने और यहाँ पर भी बेंजीन वलय लगा दिया। तो ये हो गया ट्राइफेनिल एमीन, है ना, तृतीयक एमीन, यानी ये सेकेंडरी, ये टर्सरी एमीन, एरोमेटिक एमीन हो गए। क्लियर है। अब बात आती है इनके नामकरण की, तो इनका नामकरण कैसे करते हैं। अब देखो मैंने ये प्राथमिक एमीन लिखा है यहाँ पर, ठीक है, प्राथमिक एमीन। अब हमें पता है कैसे भी लिख सकते हैं आप, है ना, ऐसे लिटा के भी इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2, ये भी सेम है, दोनों सेम है ना, प्राथमिक एमीन है। इसको हम एनिलीन भी कहते हैं, एनिलीन इसका क्या है, सामान्य नाम, ठीक है, एनिलीन है। इसको IUPAC नाम लिखेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, बेंजामाइन, बेंजामाइन, ये IUPAC नाम है। क्लियर है। अब जो भी एमीन होंगे वो बेंजामाइन के व्युत्पन्न माने जाएंगे, तो सबसे मेन तो ये होता है बेंजामाइन। अब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो प्रतिस्थापी का काम करेगा, है ना, फेनिल बेंजामाइन या एल्किल बेंजामाइन, है ना, एथिल बेंजामाइन, इस तरह से हम इनके IUPAC नाम लिखते हैं और सामान्य नाम में इसको एनिलीन के व्युत्पन्न मानते हैं, एनिलीन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमने लगा दिया NH2 है और ये है हमारा बेंजीन वलय। क्लियर है। अब नाम है इसका एनिलीन, हम एक H हटा दें, इसकी जगह पर हम लगा दें CH3। नाम क्या लिखेंगे हम, N से ये जुड़ा हुआ है ना, तो N से जुड़ा हुआ है तो N मेथिल बेंजामाइन क्या लिखेंगे, यहाँ से इसका नाम क्या कहलाता है, बेंजामाइन कहलाता है, बेंजामाइन नाम हो जाएगा N मेथिल। मैथिल कहाँ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो इसको लिखेंगे N मेथिल बेंजामाइन। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ पर N मेथिल बेंजामाइन। अब ये एल्किल समूह कुछ भी हो सकते हैं। सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका, सामान्य नाम अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे N मेथिल, ये क्या है, मेथिल है, एल्किल एमीन होते हैं, तो ये एनिलीन है यहाँ पर, तो नाम हो जाएगा N मेथिल। अब सामान्य नाम में क्या लिखते हैं, एनिलीन, ये सामान्य नाम है, ठीक है, पीछे लिख दो एनिलीन। IUPAC नाम कौन है, ये है इसका। आगे प्रतिस्थापी है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्कस करें हम, इस पर कंसिडर करेंगे CH3 और यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर C6H5। अब ये बेंजीन वाला ये है, ये है, ये बेंजीन वाला है, इसके साथ इसको मानेंगे, इसका नाम हो गया बेंजामाइन। ठीक है। रूट नाम क्या होगा इसका, ये तो हो गया बेंजामाइन IUPAC नाम, और रूट नाम होता है एनिलीन, रूट नाम। ठीक है, एनिलीन है, एनिलीन के व्युत्पन्न है। अब देखो ये प्रतिस्थापी एथिल है, ये मैथिल है, कहाँ जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन पर। तो इस पहले वाले में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे N एथिल डैश N मैथिल बेंजामाइन, हो गया। इसमें क्या लिखेंगे, N एथिल N मैथिल एनिलीन, नाम क्या हो जाएगा, N एथिल N मैथिल एनिलीन, N एथिल N मैथिल बेंजामाइन। इस तरह से बेंजामाइन का IUPAC नाम होता है। ये बेंजामाइन के व्युत्पन्न होते हैं एनिलीन। स्क्रीनशॉट ले लो इनका। यहाँ एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ।
जैसे मान लो ये हुआ N, ये जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ भी CH3, यहाँ पर है C6H5। ये जो बड़ी वाले वाली श्रृंखला है क्या कहलाएगी? बेंजामाइन। तो ये N से 3 2 जुड़े हुए हैं तो लिखेंगे हम N डैश डाई मैथिल बेंजामाइन, बेंजामाइन, ठीक है। और रूट नाम लिखेंगे N डैश डाई मैथिल एनिडीन, ये इसका रूट नाम हो गया, ये इसका IUPAC नाम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक एग्जांपल है, जैसे ये जुड़ा हुआ है, कई बार आ जाता है इस तरह से एग्जाम में, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3, इसका IUPAC नाम लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? अब वही है, नाइट्रोजन से तीनों एल्किल मैथिल, एथिल और ये कौन सा 1 2 3 4 5 पेंटिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं? हम नाइट्रोजन को किसका साथ मानते हैं? इसके साथ, बड़ी श्रृंखला के साथ मानेंगे। बाकी ये क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी को अल्फ़ाबेट के क्रम में लिख देते हैं। तो N नाम क्या हो जाएगा? N एथिल, N डैश मैथिल, ठीक है। यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट, ये करना है प्रतिस्था। अब लिखेंगे मुख्य नाम। मुख्य नाम में क्या लिखते हैं? IUPAC में एल्केन, एमीन। अब एल्केन में क्या करें? ये बड़ी श्रृंखला है तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें? क्रियात्मक समूह इधर है तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। अब ये प्रतिस्थापी, इसमें भी यानी प्रतिस्थापी में भी प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो हमने प्रतिस्थापियों को लिख दिया, उसको अलग से लिखना पड़ेगा। तो हम पहले क्या लिखते हैं? हमारा जो IUPAC नाम होता है वो होता है N एल्किल, एल्केन, एमीन। ये टर्सरी है तो इसको क्या लिखते हैं? N डाई एल्किल, एल्केन, एमीन। लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापी एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं तो हमने अलग अलग नाम लिख दिए अल्फ़ाबेट के क्रम में। अब जो हम आगे इसका नाम लिखेंगे वो क्या होगा? कितने कार्बन है पीछे? ये 4 कार्बन की श्रृंखला है। क्या है लिखेंगे 4 कार्बन को? ब्यूटेन। लेकिन अब उससे पहले एक चीज़ और लिखनी है कि इस ब्यूटेन की श्रृंखला में भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। ब्यूटेन की श्रृंखला में भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। कितने नंबर पर? 2 पर। तो लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। अब एमीन कहाँ पर है? 1 पर, तो 1 एमीन। अब 1 को लगाना चाहो लगा दो, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये इसका IUPAC नाम हो गया। ये एलिफेटिक एमीन में आता है, टर्सरी एमीन है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल कई बार आ जाते हैं इसलिए मैंने इसको लिखवाया है।